हेलो स्टूडेंट्स, हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं अपनी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर एक्चुअली प्रेजेंट देयर, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके अंदर बेसिकली थ्री टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड नंबर 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड नंबर 3 कोऑर्डिनेट, या फिर उसे किस नाम से जाना जाता है, डेटिव बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। An ionic bond is formed by complete transfer of one or more electrons from the valence shell of atom to the valence shell of other atom. वैलेंस शेल, एक एटम के वैलेंस शेल में से जब एक एटम के वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम के वैलेंस शेल के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है उस टाइम पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया या फिर लूज किया गया किसी एटम के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो हमने लिया सोडियम, ठीक है। जो सोडियम है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव के अंदर, और साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करवा देगा। ऐसे ही होता है, जो सोडियम है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज आउट कर देगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल सोडियम से Na पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरीके से जो क्लोरीन है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है Cl नेगेटिव के अंदर। Cl नेगेटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसे ये क्या करे, यहाँ पर उसे ये एक्सेप्ट कर ले। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव के अंदर। अब देखो जो NaCl होता है इसे हम जब भी डिसोसिएट करते हैं तो किस तरीके से होगा, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही दो आयन मिलेंगे हमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, जो सोडियम है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया किसे, क्लोरीन को। क्लोरीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रहते हैं, 7 रहते हैं, और सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक, 3s के अंदर, ठीक है, 3s1 होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करवा देगा किसके ऊपर, इस क्लोरीन के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है, सोडियम के ऊपर तो पार्शियल कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे पार्शियल कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये जब बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी ये आयनाइज हो रहा है, आयंस बन रहे हैं। तो आयंस बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आयनिक बॉन्ड रहेगा वहां पे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हम यहाँ पर एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जब भी किसी आउटरमोस्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, आउटरमोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है। जैसे सोडियम है, इसने अपनी आउटरमोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहाँ पर, और किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव के अंदर। तो इस यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज किया है। हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में इस सोडियम को एनर्जी देनी पड़ी होगी जब इसने क्या किया होगा, ये Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा। तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ी है, यहाँ पर देनी पड़ी है। तो अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो उस टाइम के ऊपर हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी रहती है, हमेशा इनकी पॉजिटिव ही होती है और एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसी रहेगी, हाई रहेगी, ये हमेशा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ पे ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है, सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन तो क्या कर रहा है, इसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी यूज हुआ। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है उस टाइम के ऊपर तो क्या होगी, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, नेगेटिव रहेगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगर हम दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन
इंथैल्पी होगी वो कैसी रहेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव रहेगी और सेकंड कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लैटिस इंथैल्पी की। मैं एक बार ये रब कर देती हूँ फिर बताते हैं आपको लैटिस इंथैल्पी के बारे में। अब देखिए इसके अंदर लैटिस इंथैल्पी जो फैक्टर था ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। लैटिस एंथैल्पी एक्चुअल में होती क्या है, इट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन द फ्री आयंस। देखिए आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आयनिक बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनेगा, इन बिटवीन टू आयंस। तो कह रहा है जब भी कोई दो आयन फ्री आयंस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और खुद को अरेंज करेंगे एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो अमाउंट एनर्जी का वो उस टाइम पे रिलीज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर कि जब भी फ्री आयंस क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो इन बिटवीन आयंस बनता है, तो आयंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और खुद को अरेंज करेंगे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो उस टाइम पे उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज आउट होती है। उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लैटिस एनर्जी के नाम से जान रहे हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर, जैसे ऐसे होता है ना +1 चार्ज हो सकता है, +2 +3 इस तरीके से रहता है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस के ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हेंस लार्जर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और उतने ही ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, तो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है NaCl, CaCl2 और MgO। NaCl जो है जब ये आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से आयन रहेंगे इसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब ये आपस में कंबाइन होकर NaCl बनाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी है, 758 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जो रिलीज है एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है इतने अमाउंट में इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। जब CaCl2 होता है तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव है और इसके साथ में 2 Cl नेगेटिव आके अटैच होंगे, तभी तो ये CaCl2 में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइम के ऊपर 2254 किलो जूल मोल इनवर्स जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, और MgO जो है ये बना हुआ है Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से। तो इसके केस में कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, 3932, यानी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट नियरली अबाउट टू 4000 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो अब देखो यहाँ पर आयन का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे दोनों यूनिवैलेंट है, दोनों के ऊपर +1 और -1 चार्ज है, तो यूनि का मतलब होता है 1, तो दोनों के ऊपर एक एक ही चार्ज है। यहाँ पर देखिए बाई यूनिवैलेंट है, इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसमें -1 चार्ज है, और यहाँ पर दोनों के ऊपर +2 और -2 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होते जाएंगे, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाएगी। यानी इस डायरेक्शन के अंदर जब आप मूव कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज देखिए इनकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके गुड कंडक्टर होते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, देखिए जब ये सॉलिड फेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एक बात और बता देती हूँ, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस फेज में प्रेजेंट रहेंगे, जनरली सॉलिड फेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे NaCl है, हाउस होल्ड जो किचन सॉल्ट होता है उसे NaCl से अपने नमक देख रखा होगा, तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये किस फेज में मिलेंगे, सॉलिड फेज के अंदर। जब तक ये सॉलिड फेज के अंदर है तब तक इनके अंदर किसी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के फिर भी ये गुड कंडक्टर है, तो कब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से तब फ्लो करेगी जब ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, पिघली हुई स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे अगर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई जाए तो ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट हो जाने देते हैं। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वो कैसी है, गुड सॉल्युबिलिटी होती है। वाटर के अंदर आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर बहुत ही अच्छी होती है। इनका
जो सॉल्युबिलिटी है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही चीज़ इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेगी। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से वो इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई रहता है हमेशा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ये दोनों ही पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के केस में बहुत ही हाई रहते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमने 3-4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस की हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप वन बाय वन अगर देखें तो सारी एक दूसरे से रिलेट करनी है। आयनिक जो बॉन्ड है वो किन के बीच में देखा जाता है? आयनिक बॉन्ड उन कंपाउंड्स के बीच में देखा जाता है जहाँ पर एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो हमेशा जो सोडियम है ये अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाएगा क्लोरीन के ऊपर। सोडियम एक मेटल होता है और मेटल जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है और ये कैसा रहेगा? हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहेगा तो ये इजीली जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उसे ये इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। चाहे आप यहाँ सोडियम को देख लें, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, या कैल्शियम को, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, या मैग्नीशियम को, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था। और जितनी भी नॉन मेटल है उन सब के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करवाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, सिर्फ तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसका अगर अपोजिट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद इसके फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है हमने कि ये सारे आयनिक नेचर के हैं। दूसरा, सॉलिड फेज के अंदर प्रेजेंट रहेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी हाई रहती है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इनके हाई रहेंगे। आयनिक सॉलिड्स के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ किस स्टेट में? जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर एक्वस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सॉलिड स्टेट में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे। तो ये आपकी कंप्लीट आयनिक बॉन्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था उसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल थी वो यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे जब तक आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट स्टडी करें और इसके जो एग्जांपल हैं वो लिखें, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करें।